हेलो नमस्कार दोस्तों। एसएससी एमटीएस 2026 नई वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो गया है, जिसमें लगभग आपको 10,000 वैकेंसी दिखेगी। लेकिन इसी 10,000 में आपको लगभग 2,000 जो है हवलदार का भी पोस्ट रहेगा और 8,000 के आसपास जो है एमटीएस का पोस्ट रहेगा। आपको पता है कि एसएससी एमटीएस के साथ साथ ही जो है हवलदार का भी यहाँ पर वैकेंसी निकाला जाता है इसी में। तो 2026 में जो ये वैकेंसी आएगी, लगभग पोस्ट जो रहेगा 10,000 के आसपास निकलेगा। कब वैकेंसी निकलेगा? वैकेंसी आपका निकलेगा जून 2026 में। कब? जून 2026 में वैकेंसी निकलेगा। जुलाई तक आपका अप्लाई होगा और सितंबर में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। ठीक है, आपका सितंबर 2026 में जो है एसएससी एमटीएस का एग्जाम यहाँ पर हो जाएगा। तो ये जो एसएससी एमटीएस की वैकेंसी निकलेगी, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है? तो इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है 10वीं पास मांगा जाएगा। अगर आप 10th पास है तो आप इसके लिए यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें दो तरह का पोस्ट रहता है, उसी के हिसाब से एज लिमिट रहता है। ठीक है, एज लिमिट दो ठो रहेगा, एक तो 18 से 25 साल, ठीक है, और एक ठो आपका 18 से 27 साल। तो अब इन दोनों एज लिमिट में क्या अंतर है? ये आपका हो गया एमटीएस के लिए और 18 से 27 साल हो गया आपका हवलदार के लिए। ठीक है, अब इसमें भी छूट मिलता है। ठीक है, इन दोनों में छूट मिलता है। अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 साल का छूट मिलेगा और अगर आप एससी एसटी से हैं तो एज में आपको 5 साल का यहाँ पर छूट मिलता है एसएससी एमटीएस में। अब एसएससी एमटीएस के लिए क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको बनवा के रख लेना चाहिए? ठीक है, जो कि आपको फॉर्म भरने के काम आता है। सबसे पहला जो है आपका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के रख लेना है। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होता है, निवास प्रमाण पत्र, वो बनवा के रख लेना है। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इन सबका नंबर यहाँ पर फॉर्म भरते वक्त यहाँ पर मांगा जाता है। बस पूछा जाता है, देखिए एसएससी का जब आप फॉर्म भरिएगा ना, पूछेगा कि आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या जनरल हो, बस पूछेगा। आप टिक करते हो उसमें, तो जब आप टिक कर रहे हो तो आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि उस समय आपके पास ये सर्टिफिकेट है, मतलब फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले, वो भी सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट। ठीक है, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। उसके बाद एसएससी एमटीएस में यहाँ पर बात करें, अगर आप सिर्फ एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ एक एग्जाम होता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। कोई भी फिजिकल उजिकल नहीं होता है। लेकिन अगर आप एमटीएस और हवलदार दोनों को पोस्ट प्रेफरेंस में चूज करते हो तो इसमें आपको एग्जाम भी देना पड़ता है और फिजिकल भी देना पड़ता है। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे कि अगर आप किसी एक में यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, एमटीएस या हवलदार के फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, तब भी आपको एमटीएस का पोस्ट कैसे मिल सकता है, दोनों को पोस्ट प्रेफरेंस में दोगे। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं, जो कि दोनों के लिए यहाँ पर सबसे पहले ये एग्जाम होता है। तो एग्जाम में आपका सेशन 1 है जो कि क्वालिफाइंग है। अब ये क्वालिफाइंग का मतलब क्या है? क्वालिफाइंग का मतलब है कि इसमें मैथ से 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल जो है यहाँ पर हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 60-60 हो गया, तो मतलब 40 क्वेश्चन और 120 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ। लेकिन ये क्वालिफाइंग है। इसमें क्या है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से, ध्यान से समझिएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आप 12 क्वेश्चन बना दिए तो क्वालिफाई कर जाएंगे। ओबीसी से है तो ऐसे 10, एससी एसटी से है तो 8 क्वेश्चन। तो इस तरह से रहता है, मतलब बस क्वालिफाइंग रहता है। मतलब मैं इतना बता दूं कि ये पूरा 40 में से, ठीक है, पूरा 40 क्वेश्चन है ना दोनों को मिला के, तो 40 क्वेश्चन में से अगर आप का सिर्फ रीजनिंग अच्छा है, उसमें से आप 15 क्वेश्चन भी बना दिए तो आप क्वालिफाई कर गए। ठीक है, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है। मेन मेरिट किस पर बनता है? मेरिट बनता है आपका सेशन 2 पर। सेशन 2 में अगर हम देखें तो इसमें जनरल अवेयरनेस है 25 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन 25 क्वेश्चन है, मतलब टोटल 50 क्वेश्चन और 150 मार्क्स। तो ये 50 क्वेश्चन जो 150 मार्क्स का जो एग्जाम होता है, तो ये दोनों एग्जाम एक ही साथ होता है। आप बैठिएगा ना, पहले सेशन 1 खुलेगा, फिर बंद होगा, फिर सेशन 2 खुलेगा कंप्यूटर पर। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, तो इसी पर मेरिट आपका बनता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? देखिए, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर इसमें से आपका, आप सोचिएगा कि कोई एक सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है तो निकाल लीजिएगा, नहीं, आपका इंग्लिश भी मजबूत होना चाहिए और जनरल अवेयरनेस भी मजबूत होना चाहिए। इसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, एसएससी एमटीएस के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। वहां से जाकर आप परचेस कर लीजिएगा या बुक देख लीजिएगा, अपने आसपास के दुकान से परचेस कर लीजिएगा, जहां से आपको सहूलियत बने। लेकिन अभी से आप पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा अगर आप एसएससी एमटीएस यहाँ पर निकालना चाहते हैं। अब आपको टारगेट क्या करके चलना है ना, कि एसएससी एमटीएस में जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, इस 25 क्वेश्चन में से आपको टारगेट करके चलना है कि आपको यहाँ पर लगभग 20 टारगेट करके चलना है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन में इस 25 में से आपको 22 टारगेट करके चलना है। तो दोनों को जोड़ेंगे अगर तो 42 हो जाता है। कितना हो जाता है? 42। और 42 और गुना हर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिल रहा है, तो 3 2 या 6 और 4 3 12, 126। अगर आप 126 प्लस मार्क्स ला लेते हैं, ये जो इतना अटेम्प्ट है आप कर लेते हो, तो आप एमटीएस और हवलदार दोनों के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, आपका जो एमटीएस है और हवलदार है, आप दोनों के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। अब सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पर ये आता है कि मान लो कि आपका जो ये एमटीएस है, आपने एमटीएस और हवलदार दोनों को पोस्ट प्रेफरेंस में दिया है। ठीक है, एमटीएस और हवलदार दोनों को पोस्ट प्रेफरेंस में दिया है। एमटीएस का कटअप मान के चलते हैं कि 125 जाता है और हवलदार का कटअप जो है 110 जाता है। हवलदार का थोड़ा कम जाता है, मान के चलो, आप जिस भी स्टेट से अप्लाई किए हो। तो अब होता क्या है ना
कि आपने जो मार्क्स लाया हुए 130 मार्क्स लाया है, कितना 130 मार्क्स आप लाए हो, तो आप दोनों के लिए क्वालिफाइड हो। हवलदार का जब आप फिजिकल के लिए जाते हो, किसके लिए, फिजिकल के लिए, तो फिजिकल में आप फेल कर जाते हो, क्या कर जाते हो, फिजिकल में आप फेल कर जाते हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने तो एमटीएस का भी कट ऑफ क्वालिफाई किया ना, एमटीएस में यहाँ पर कट ऑफ गया था 125 पर, आपने लाया 130, तो आपको एमटीएस का पोस्ट यहाँ पर दे दिया जाएगा, ठीक है, इस केस में। लेकिन मान लो कि अगर आप सिर्फ हवलदार का कट ऑफ क्वालिफाई करते, आप लाते यहाँ पर 120 मार्क्स, ठीक है, तो आप सिर्फ हवलदार के फिजिकल के लिए एलिजिबल होते हैं और फिजिकल में फेल हो जाते, तो आप एमटीएस के लिए यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो पाते, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो। अब कट ऑफ कैसे जाता है, मैं आपको ये भी चीज़ आपको समझा देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया, ठीक है, ये ग्राफ आपको ध्यान से दिख रहा होगा। अब इस ग्राफ में मैंने यहाँ पर लिख दिया कि यहाँ पर आपका गोवा है, ठीक है, यहाँ पर आपका बिहार है, ठीक है, यहाँ पर आपका झारखंड है, यहाँ पर आपका यूपी है, ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मान के चलो कि गोवा का जो कट ऑफ गया है एमटीएस के लिए, वो आपका गया है 120, ठीक है, बिहार का जो गया है 125 गया है, झारखंड का जो गया है 127 गया है, यूपी का जो गया है 130 गया है, और आपने जो मार्क्स लाया है, ठीक है, आपका जो मार्क्स आया है वो 121 मार्क्स आया है। तो ये लोग देखेगा, अच्छा यूपी के लिए एलिजिबल नहीं है, झारखंड के लिए भी नहीं है, बिहार के लिए नहीं है, अच्छा गोवा का 120 गया, ये 121 लाया है, ठीक है, चलो ये एमटीएस के लिए क्वालिफाई कर गया, सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। क्योंकि अगर आप सिर्फ एमटीएस के लिए भरे हैं तो एग्जाम के बाद सीधा डीबी होने वाला है, कोई भी रनिंग वनिंग नहीं होगा। हवलदार के लिए भी अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस दीजिएगा तब आपका यहाँ पर जाके जो है यहाँ पर रनिंग वनिंग भी यहाँ पर कराया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि आपका जो यहाँ पर सेशन 1 है इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, ठीक है, और सेशन 2 में आपका नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, सेशन 2 में जो है आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर दिखने को मिलेगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1, इन सेशन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क्स, 1 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग सेशन 2 में देखने को यहाँ पर आपको मिलता है। ये आपका सिलेबस है जो कि सभी एग्जाम्स के लिए सेम रहता है लगभग, सिर्फ लेवल ऑफ डिफिकल्टी हार्ड रहता है। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है सिर्फ हवलदार के लिए होगा, जिसमें आपका वॉकिंग है, ठीक है, रनिंग नहीं बोल रहा हूँ, वॉकिंग 1600 मीटर 15 मिनट में कोई भी कर लेगा, मेल कैंडिडेट। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर यहाँ पर 20 मिनट में। और यहाँ पर जो है आपका हाइट होना चाहिए 157.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अगर बात करें कि एमटीएस का कट ऑफ क्या जाता है, तो देखिए एमटीएस का कट ऑफ तो मैं यहाँ पर नहीं आपको बता सकता क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग जाता है, लेकिन एक टारगेट आपको देता हूँ यहाँ पर कि अगर आप एमटीएस के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 150 में से आपको टारगेट मिनिमम 125 प्लस यहाँ पर करके चलना है। और हवलदार के लिए अगर करना चाहते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, हवलदार के लिए यहाँ पर कितना होगा, तो हवलदार का यहाँ पर हम लिख देते हैं 150 में अगर आप यहाँ पर 115 प्लस भी टारगेट करके चलते हैं तो आपको हवलदार मिल सकता है, ठीक है। लेकिन एमटीएस के लिए 125 प्लस। एसएससी एमटीएस के लिए जो भी बुक है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, दोनों का लिंक मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया। एसएससी एमटीएस 2026 नई भर्ती को लेकर अगर आपको कोई डाउट है सिलेबस को लेके या एमटीएस और हवलदार का पोस्ट को लेके या उसका कट ऑफ को लेके या किसी सर्टिफिकेट्स को लेके, मार्कशीट को लेके या एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेके, तो ये सभी डाउट्स आप नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। और एसएससी एमटीएस के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में, आप उस बुक को जाके परचेस कर सकते हैं।